नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को जो मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से हम आपके बीच रोजाना मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम कानूनी सलाहकारों के जरिए आपकी न्यायिक समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की। महिलाओं पर अत्याचार रोकने को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके जहन में है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महिला अपराधों पर कानूनी प्रावधान की। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आज हम बात महिलाओं पर होने वाले अपराधों की करने जा रहे हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर क्या कुछ संवैधानिक व्यवस्था है, क्या अधिकार महिलाओं को हासिल है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। महिला अपराधों को लेकर अगर कोई कानूनी समस्या आपके सामने है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। दरअसल जानकारी के अभाव के चलते देश का एक बड़ा हिस्सा इंसाफ से दूर रह जाता है, वो न्याय के दहलीज तक पहुंच नहीं पाता और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम अपने दर्शकों के बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। आज हम बात महिलाओं पर होने वाले अपराधों की कर रहे हैं। महिला अपराध पर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, कानून महिलाओं के संरक्षण को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं देता है। अगर इससे संबंधित भी कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हर दिन कानूनी सलाहकार मौजूद रहते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, जो आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। या तो महिला अपराधों को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ परीक्षित शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही प्रयागराज से हमारे साथ रमेश कुमार जी जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत परीक्षित शर्मा जी मैं आपसे ही करता हूं। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए क्या कुछ कानूनी उपचार है, क्या कानूनी व्यवस्था है? जी, आजकल के एरा में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनकी खबरें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता में धारा 509, 354, 376, 506, 504 इन धाराओं में यदि महिला के ऊपर कोई भी ऐसा अत्याचार होता है, ईव टीजिंग होती है, स्टॉकिंग होती है या वैरिज्म होता है
या आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन की बात यदि हम करें, यदि इन चीज़ों में से या कहीं रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो महिला को अब ये इंतजार नहीं करना कि जहां पर जो घटना हुई थी प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जाके उसी टेरिटरी थाने में जाके वो शिकायत दर्ज कराएगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो जहां पर निवास कर रही है फिलहाल, उस प्लेस से हटकर जिस प्लेस पर वो इंसिडेंट हुआ था उससे अलग भी जाकर वो 0 FIR वहां दर्ज करा सकते हैं और उस 0 FIR पे वही इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, जिस तरीके से वही सारी प्रोसीडिंग होगी जिस तरीके से वो अपने थाने में जाकर उसको दर्ज कराते। 0 FIR दर्ज कराने के बाद में जो भी कंसर्न थाना होगा वो उस टेरिटरी थाने को उसको ट्रांसफर कर देगा, बाकायदा FIR रजिस्टर्ड होगी। इस तरीके से एक अलग भी हेल्पलाइन नंबर जो हैं 100 नंबर है महिलाओं के लिए, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में नंबर भी मुहैया कराए गए हैं सरकारों द्वारा। उन पे भी महिलाओं को 1024 हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उन पे भी महिलाओं को सतर्कता पूर्वक जो है कॉल करनी चाहिए यदि उनके ऊपर कोई अपराध की संभावना वहां पर कारित होने की कोई संभावना वहां पर आ रही है। उसके अतिरिक्त यदि कोई महिला परेशान है कि उसके दिए हुए कंप्लेंट पर जो शिकायत पत्र उसने दिया था संबंधित थाने में उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को, जो भी उस क्षेत्र के सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, उनको एक एप्लीकेशन कंप्लेंट दे सकती है। यदि वहां पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो संबंधित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या जो भी विभाग होते हैं उनमें भी एक अपनी CC कॉपी भेज सकती है। यदि वहां पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो लास्ट में जो अदालतें हैं उनका दरवाजा उनको खटखटाना होगा। 156(3) और 200 में कंप्लेंट दायर करके वो वहां से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो भारत सरकार है वो भी उसमें इस समय और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस समय पूरी सतर्क बनी हुई है, कोशिश है कि महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार ऐसा ना हो। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्पेशल सेल बनाई हुई है महिलाओं के लिए। जिस तरीके से CAW सेल दिल्ली में है, चिल्ड्रन एंड वुमेन सेल, यदि उनसे संबंधित कोई भी ऐसी घटना होती है जैसे कि घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं सामने आती है, 498 में घटनाएं सामने आती हैं, तो वो संबंधित थाने में जाकर वहां पर एक अलग सेल में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और दर्ज कराने के बाद में उनको वो सारी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। चलिए, यानी कुल मिलाकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। जब तक आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है तब तक आप इंसाफ की दहलीज से दूर ही रह जाते हैं। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मनोज पहले दर्शक मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मनोज जी, क्या समस्या है, सवाल कीजिए। जय नक्षेतर जी। जी जय हिंद। मेरा सवाल है, किसी निर्दोष आदमी को संज्ञेय अपराध जैसे IPC 498A, 376, 354 में फंसाया जाता है और उसका बेल लेना तक मुश्किल हो जाता है और उसे जुडिशियल कस्टडी जेल में भेजा जाता है और वो बाहर निकल के डर के मारे सुसाइड कर लेता है या पुलिस और कानून के डर में जीता है। क्या आप एक निर्दोष आदमी के डर को दूर करने के लिए कुछ कहना चाहोगे? चले, बिल्कुल, हम आपके इस जो आपका सवाल था उम्मीद करते हैं कि आप तक वाजिब उत्तर पहुंचेगा। परीक्षित शर्मा जी, क्या जवाब देंगे? जी देखिए, भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को ये परमिट नहीं किया गया है कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति को जो सीधा साधा है, जो जिस अपराध को उसने कारित नहीं किया है, उसको फंसा देंगे। यदि ऐसा होता है और ट्रायल के दौरान, विचारण के दौरान ये चीजें सामने आती हैं, एविडेंस पे ये ऑन रिकॉर्ड आ जाता है कि वो व्यक्ति निर्दोष फंसाया गया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो भारतीय दंड संहिता में इसके लिए प्रावधान है। 182, 211 की प्रोसीडिंग उस कंप्लेनेंट, उस विक्टिम जो कि उस समय सैड विक्टिम थी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कंसर्न कोर्ट आदेश देगी, उसका मुकदमा दर्ज होगा, बकायदा उसको सजा का भी प्रावधान है। यदि उसके अतिरिक्त भी आपको लगता है कि जो भी आपका बहुमूल्य समय था जिसको आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में व्यर्थ कर दिया, तो उसके लिए आप एक सूट फॉर डैमेजेस डाल सकते हैं। यदि आपकी मानहानि समाज में हुई है तो उसके लिए आप डिफेमेशन डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी आपकी मानहानि हो चुकी है वो वापस तो नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए जो भारतीय संविधान में या भारतीय दंड संहिता में प्रबंध किए गए हैं उसके चलते आप अपना कुछ ना कुछ जो भी आपका मुआवजा है, उसको एलिमनी है, मेंटेनेंस है, जो भी आपका बनता है, जो भी आपके चार्जेस बनते हैं एडवोकेट्स के या जो भी आपका काम छोटा है, उसके लिए आप संबंधित न्यायालय में जाकर अपना सारा जितना भी आपका खर्चा है उसको बशर्ते वापस ले सकते हैं। चले, यानी कि इंसाफ भी आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं जो आपके मान सम्मान की हानि हुई है उसकी भी क्षतिपूर्ति होगी। उम्मीद करते हैं कि मनोज जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। पीलीभीत से अगले दर्शक रामू हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका।
क्या परेशानी है, क्या समस्या है? रामू जी, सवाल कीजिए। सर, एक जानकारी समस्या ये है कि हमने 7 महीने पहले एक जमीन खरीदी थी कुछ। हेलो जी, आप अपना सवाल कीजिए। सर, हमने 7 महीने पहले कुछ जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के 7 दिन के अंदर अंदर उसी जमीन पर लोन ले लिया अगले व्यक्ति ने, हाँ हाँ, जिसके कारण वो दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है, हमारे नाम में नहीं आ पा रही है। तो क्या करना चाहिए सर, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या इशू है? चले, बिल्कुल आपको परेशान होने की सबसे पहले तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रमेश कुमार जी, इन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? इन्होंने कहा कि हाल ही में इन्होंने एक जमीन का सौदा किया, जमीन खरीदी, लेकिन अब इन्हें पता चला जब दाखिल खारिज कराने के लिए पहुंचे हैं तब इन्हें पता चलता है कि उस जमीन पर तो जमीन की बिक्री करने से पहले लोन ले लिया गया। जी, तो इनके लिए 2 विकल्प है। एक तो पहले यह है कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो इनको सावधानी बरतनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए था। वो तो मान लीजिए इन्होंने नहीं किया, जिसके चलते ये चूक हुई और उस पर ऑलरेडी लोन लिया जा चुका था। तो अब इनके सामने 2 विकल्प है कि एक तो चूंकि खारिज दाखिल के लिए इस तरह से कोई रोक नहीं हो सकती है कि आप उस पर लोन लिया जा चुका है। खारिज दाखिल जो होता है वो जो जिससे आप परचेज करते हैं उसका नाम काट करके आपका नाम उस पर दर्ज किया जाए। तो वहां पर खारिज दाखिल का जो भी कानून है, हमको लगता है इन्होंने झारखंड से बोल रहे हैं, हर राज्य में जो भी लैंड लॉ के कानून हैं वहां पर खारिज दाखिल को लेकर के कोई विवाद नहीं होता है। बस शर्ते ये होगा कि हाँ, उस जमीन पर उस कर्ज के देने की लायबिलिटी रहेगी इनके ऊपर। तो क्या इसके लिए किसी तरह फोर्जरी का मुकदमा इनको दर्ज करना चाहिए रमेश जी? हाँ, वो बिल्कुल वो सब कर सकते हैं। वो एक दूसरा प्रोसीजर होगा क्रिमिनल, वो कर सकते हैं। लेकिन खारिज दाखिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खारिज दाखिल में इनको उसका नाम हटा करके अगर इनकी सेल डीड प्रॉपर्ली हुई है, स्टैम्प ड्यूटी और व्हाटएवर जो भी उसकी औपचारिकताएं पूरी हैं, तो वो खारिज दाखिल हो जाएगा। लेकिन जमीन का एक सीधा सा ये फंडा होता है, ये नियम होता है कि जैसे जमीन ट्रांसफर होती है उसकी लायबिलिटी भी उसी के साथ ट्रांसफर हो जाती है। जी जी, चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक रामू जी जरूर पहुंचा होगा। जो रमेश कुमार जी ने जो आपको तरीका बताया वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानी जरूर कम होगी। संतोष जी, अगले दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए संतोष जी। सर जी, मेरा नाम क्या बोलते हैं, राजस्थान से शादी हुआ है मुझे, हैदराबाद में रहती हूँ मैं। जी जी। तो मेरे ननद ने वहाँ से मुझे पसंद करके शादी करवा के लेकर आई उनके अपने भाई के लिए। तो शादी करवा के लाए, मेरे हस्बैंड ने दूसरी लेडीज के साथ चक्कर चला रहे थे। तो मैं अपने आंखों से देख ली, खुद देख ली, पकड़ ली, थोड़ा सवाल जवाब पूछने लग गए थे उनको मैं। तो उन्होंने चेक कर रही है बोलकर मुझे तलाक देना चाह रहे हैं। मुझे झूठा इल्जाम में फंसा रहे ये लोग, चोरियां कर रही है बोलकर मुझे उल्टा मेरे पर माँ बाप को मार रही है, ऐसा करके मुझ पर केस डालकर डिवोर्स कर भेजे। चलिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। परीक्षित शर्मा जी, इन परिस्थितियों में क्या कदम उठाना चाहिए? जी जी, बिल्कुल सबसे पहली बात तो परेशान नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि यदि जो भी वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं या आपके ऊपर डाइवोर्स लेने का दबाव बनाया जा रहा है, तो आपके बिना परमिशन के, बिना आपकी सहमति के, कंसेंट के वो डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। डाइवोर्स लेने का एक तरीका होता है, या तो वो कोई ऐसा ग्राउंड दिखाएं क्रूअल्टी हुई है और उसके लिए एविडेंस की जरूरत होती है। खाली कह जाने से कि मेरे इनका किसी अलग व्यक्ति से संबंध है तो उसको वो साबित कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए उससे पहले आप उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई करिए जो उनको लाइन पे लाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले आप उनके खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा डालिए, क्योंकि जब वो आपसे अलग रह रहे हैं तो उनका ये अधिकार बनता है, आपका ये अधिकार बनता है कि वो आपको मेंटेन करें। तो आप उसमें एक 125 सीआरपीसी में एक मेंटेनेंस का मुकदमा डाल सकते हैं, 24 एचएमए में और 25 एचएमए में एक मेंटेनेंस का मुकदमा डाल सकते हैं। उसके अतिरिक्त एक उनकी कंप्लेंट, जो भी वो आपके साथ एक्ट कर रहे हैं, उनकी एक कंप्लेंट आप वुमेन एंड चिल्ड्रन सेल, CAW सेल होता है हर थाने के अंदर, उसमें आप दीजिए कि ये मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है डाइवोर्स का, मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके अतिरिक्त आप जो आपने ये मुकदमा डाला है, यदि वो आपसे अलग रह रहे हैं तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए, जो आपके वैवाहिक संबंध को
पुनर्स्थापित करने के लिए एक मुकदमा भी डाल सकते हैं, जो सेक्शन 9 HMA में होगा। जो आपके पति आपसे दूर हैं तो कोर्ट उनको समन करके बुलाएगी कि भाई आप इनके साथ क्यों नहीं रह रहे हैं, तो वो भी जो भी अपना कारण होगा वो बताएंगे, लिखित में देंगे। और कोर्ट सबसे बेहतर संभव ये होता है, क्योंकि आजकल सेंटर खुले हैं, मेडिसिन सेंटर, तो वो आपस में समाधान कराते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें। जो भी आप दोनों की प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो वहाँ काउंसलिंग सेंटर में जाके समाप्त हो सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको स्टेप लेने होंगे। मेंटेनेंस डाल दीजिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट डाल दीजिए, और एक कंप्लेंट आप क्रिमिनल अपने संबंधित थाने के CAW सेल में भी कर दीजिए। चले बिल्कुल। और साथ ही एक चीज़ मैं और भी जोड़ना चाहूँगा इस पर, जैसा इनका कहना है कि अगर मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति किसी महिला की ऐसी नहीं रहती है कि वो कोर्ट फीस का खर्च उठा पाए या फिर वकील हायर कर पाए, तो उन परिस्थितियों में क्या अदालत से इन्हें मदद मिल पाएगी? बिल्कुल अदालत से मदद मिलेगी। जो मैंने सेक्शन 24 HMA बताया है, वो जो व्यक्ति होता है, जो महिला होती है, उसके लिए जो कानूनी प्रोसीडिंग है, उसके लिए वो जितना भी खर्चा होता है वो संबंधित पति के द्वारा दिया जाता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है कि फर्स्ट डेट पे जिस समय पति वहां पर आएगा उस समय ही उससे चेक ले लिया जाएगा, उससे अमाउंट को रिसीव कर लिया जाएगा, या फिर उसके लिए उसको जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है यदि वो नहीं देता है तो उसके खिलाफ वो हो जाती हैं। तो आप इस चीज से मत घबराइएगा कि आपको किसी वकील को पैसे देने होंगे। यदि अभी फिलहाल में आपको थोड़ा बहुत देना है तो वो अगली डेट पे, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आपको सारा अमाउंट कोर्ट के द्वारा दिला दिया जाएगा। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं संतोष जी जो तरीका आपको अभी बताया है, परीक्षित शर्मा जी ने, आप वो तरीका अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगले दर्शक पटना से राजेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है राजेश जी, सवाल कीजिए। मैंने एक दीवानी वाद में 9 व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया था जी। 8 व्यक्ति उपस्थित हुए, एक व्यक्ति नोटिस जारी होने पर भी हाजिर नहीं हुए। न्यायालय द्वारा कम्युनिकेशन का अभिप्राय किया गया है जी कि प्रशासन में काफी खर्च है, और मैं समझता हूं कि अगर प्रकाशन से पहले ही उस व्यक्ति का हम नाम हटा देना चाहते हैं तो क्या उस आदेश को रिकॉल करके उसके नाम को हटाने का कोई प्रोविजन है CRPC में? रमेश कुमार जी क्या जवाब देंगे? जी, ये अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी प्लेंट में, और उसके लिए सीपीसी के आदेश 7 रूल 13 होगा शायद, उसमें ये है कि ये प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं। ये बशर्ते ये कि कोर्ट को इन्हें इत्मीनान, कोर्ट को विश्वास दिलाना होगा कि जो अगर इनको मैं पार्टी के रूप में अगर इनका त्याग कर दिया, डिलीट कर दिया जाता है तो मुकदमे के निर्णय करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट को इत्मीनान दिलाना होगा, क्योंकि कोर्ट का हमेशा उद्देश्य ये होता है कि जो संबंधित मामला है वो समुचित रूप से निर्णित हो, ताकि फिर भविष्य में उस तरह के विवाद न पैदा हो। तो इसलिए जो भी उसमें पक्षकार होते हैं, पक्षकार, उन सारे पक्षकारों को कोर्ट चाहती है कि सारे पक्षकारों को पार्टी बनाया जाए। अब इनको ये पहले प्रूफ करना होगा कि वो डिलीट करने से उस पूरे मुकदमे के निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो इजाजत देगी। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो सवाल था राजेश जी का उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। रमेश जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध उत्पीड़न का इतिहास तो बहुत पुराना है, मुख्य कारण क्या आपको नजर आते हैं महिलाओं के प्रति हिंसा के? अब महिलाओं के प्रति हिंसा का जो सबसे बड़ा कारण है कि एक, जैसा आपने कहा ना कि ये एक जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, या पूरी दुनिया की सोसाइटी जो पुरुष प्रधान समाज रहा है जी जी, और शुरुआत में ही जिस तरह की सामाजिक संरचना है, समाज का जो सामाजिक विकास हुआ, उस क्रम में भी देखेंगे तो किन्हीं कारणों से महिलाओं के ढेर हक अधिकार स्वतः छीन लिए गए। और आधुनिक युग में जब लोकतंत्र और वेलफेयर स्टेट और जेंडर जस्टिस तमाम नई संकल्पनाएं आई आधुनिक, तो फिर इनमें इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास किया जाने लगा दुनिया के हर देश में। और तो अब वो चूंकि जो पहले से एक माइंडसेट बना हुआ है कि पुरुष ही जो चाहेगा, जैसे भारत में यही मान्यता थी कि भाई महिला है
तो महिला घर से जाएगी तो डोली पर और लौटेगी तो वो कंधे पर होकर के, यानी उसके लिए डाइवोर्स। चले बिल्कुल, लेकिन लोगों को अब ये समझना होगा कि अब वक्त बदल चुका है और एक तरफ जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कही जाती है, वहां पर इस तरह का उत्पीड़न या महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो मजबूत कानून इसके लिए मौजूद है, लेकिन उसके लिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और साथ ही जो कॉलर्स जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।